बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक डेफिनेशनों के बारे में बताया और ग्राफ को हमने समझा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक चीज़ों को देख चुके हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी पढ़ाऊंगा, आरएमएस वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को समझना, इसके प्रूफ को समझना। ठीक है, उससे पहले एक दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और उसका मतलब क्या है हम समझते हैं। तो जी बेटा, लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले 2-3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का लफ्ज निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब लम्हाती। याद रखेंगे चैप्टर 16 में हम दो ही चीजों के मुतालिक पढ़ रहे हैं, या वोल्टेज है या करंट है। तो अगर वोल्टेज होगा तो उसको V से जाहिर करेंगे, करंट है तो उसको I से। इंस्टेंटेनियस, तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की? द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट, बेशक वोल्टेज है या करंट है। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट डेट एग्जिस्ट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वोल्टेज है बेशक करंट है, वोल्टेज या करंट की ऐसी वैल्यू जो टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर, डेट एग्जिस्ट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक साइकिल के अंदर वोल्टेज या करंट की वैल्यू टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर, इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, तो टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर जो वैल्यू होगी ना, वोल्टेज है या करंट है, तो ऐसी वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V या I। ठीक है बच्चे, तो इसका ग्राफ हमने साइनोसाइडल कर्व की शक्ल में पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है? V = V नॉट साइन थीटा। तो ये V = V नॉट साइन थीटा, बच्चे आप इसको जहन में रखिएगा। ये जो V है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। दिस V नॉट इज द पीक वैल्यू एंड दिस थीटा इज कॉल्ड फेज। ये मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो मैं लिख देता हूं आपके सामने। इस V का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, यही सेम इक्वेशन करंट की होगी, I = I नॉट साइन थीटा। ठीक है, और V नॉट को मैं क्या कहूंगा? पीक वैल्यू। और व्हाट इज थीटा? दिस इज कॉल्ड फेज। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट इज फेज, फेज लैग क्या होता है, फेज लीड क्या है, असल में फेज का लफ्ज निकला किस चीज से है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बहरहाल जी, ये साइन थीटा आपको पता है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन कर्व कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद बच्चे आता है जी पीक वैल्यू। याद रखेंगे पीक वैल्यू का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को V से और पीक वैल्यू को V के साथ नॉट लिखेंगे, या बाज़ औक़ात ना कुछ किताबों में V के साथ M भी लिखा हुआ है। मतलब पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आ रही है? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट इन वन साइकिल। तो इसकी डेफिनेशन लिखें जी पीक वैल्यू की। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर करंट इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर वोल्टेज या करंट की जो हाईएस्ट वैल्यू है बच्चे, उस वैल्यू को आप पीक वैल्यू कहते हैं। बात समझ आ रही है? पीक वैल्यू को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है, इसको जहन में रख लें। और याद रखेंगे एक ऑब्जेक्टिव आता है पेपर के अंदर, ये साइनोसाइडल कर्व है ना बच्चे आपके पास, ये वन साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखेंगे एक साइकिल के अंदर जो पीक वैल्यू है ना वो 2 मरतबा हम अचीव करते हैं।
एक मरतबा पॉजिटिव पीक है, दिस इज पॉजिटिव पीक, दिस इज नेगेटिव पीक है, तो ये पीक वैल्यू ना, तो ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड वी नोड। और बच्चे याद रखेंगे एक साइकिल के अंदर पीक वैल्यू कितनी मरतबा अचीव होती है, वी अचीव अ पीक वैल्यू ट्वाइस अ साइकिल, 2 मरतबा, ट्वाइस का मतलब 2 मरतबा। तो एक साइकिल के अंदर पीक वैल्यू 2 मरतबा अचीव होती है, आपने याद रखना है, एक साइकिल के अंदर 2 मरतबा। कौन सी, वन इज अ पॉजिटिव पीक एंड अदर इज अ नेगेटिव पीक, एक साइकिल के अंदर 2 मरतबा होगी, ठीक हो गया। और पीक वैल्यू का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड या इसको मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको जाहिर किससे करते हैं, वी नॉट से, आप वी एम से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे याद रखिएगा पीक वैल्यू दरअसल किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पीक वैल्यू इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ मटेरियल। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड को सेंस नहीं देते। पीक वैल्यू का मकसद क्या है, आप ये साइड पे लिख लेंगे, पीक वैल्यू इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ मटेरियल। किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यार कि वोल्टेज या करंट की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, वरना हमें वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड का इससे मतलब नहीं है। तो बहरहाल जी ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होती है वोल्टेज या करंट की उसको पीक वैल्यू कहते हैं। एक पॉजिटिव पीक, एक नेगेटिव पीक, और एक साइकिल में 2 मरतबा। नेक्स्ट आता है बच्चे पीक टू पीक वैल्यू। इसको याद रखेंगे, पीक टू पीक वैल्यू को पी डैश पी, इसको पी पी वैल्यू भी कहते हैं, पी पी वैल्यू। ये बाज का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पी पी वैल्यू, तो पी पी से मुराद पीक टू पीक। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है, इसकी डेफिनेशन देखें जी, पीक टू पीक वैल्यू की, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। बच्चे इसमें बड़ा ध्यान से समझने वाला ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को आपने जमा करना है। अब बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो कैसे, जरा तवज्जो करें, मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूं, आपने ये चीज गौर करनी है। ये वोल्टेज है ना, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक, ये 0 है, दिस इज कॉल्ड वी नोड प्लस वी नोड, और ये नेगेटिव पीक क्या कहते हैं, माइनस वी नोड। बच्चे याद रखेंगे, मैं इधर एक लफ्ज लिख रहा हूं, वी इग्नोर नेगेटिव साइन, सिमेट्रिक वेव के लिए वी इग्नोर नेगेटिव साइन। जब आपने पीक टू पीक वैल्यू को डिस्कस करना है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। बच्चे ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है, इधर माइनस का मतलब कम नहीं है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस का साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो 0 के बाद नीचे को आ रही है तो ये कम हो गई है, ये ज्यादा है और ये कम है, नहीं। जो 10, अगर ये पीक वैल्यू 10 वोल्ट है तो जो 10 वोल्ट का असर होगा माइनस 10 वोल्ट का भी वही इफेक्ट है। करंट की बात कर लेता हूं, अगर ये आई नोड है, ये माइनस आई नोड है। अगर करंट 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर का जो असर होगा, जो इफेक्ट होगा, माइनस 10 एम्पेयर का भी वही है। माइनस का मतलब डायरेक्शन है, माइनस का मतलब बहुत कम वैल्यू नहीं है। पीक टू पीक वैल्यू में आपने पॉजिटिव पीक, अब जरा देखें पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, पी पी वैल्यू, मैंने एक लफ्ज लिखा है सम, आपने बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को जमा ही करना है। यानी कि देखें पॉजिटिव पीक क्या जी बताएं, ये इतनी पॉजिटिव पीक है, दिस इज वी नोड। अब बच्चे इधर कहते हैं सर ये तो माइनस वी नोड है, मैंने इधर क्या लिखा है, वी इग्नोर नेगेटिव साइन। पीक टू पीक वैल्यू में आपने नेगेटिव साइन कंसीडर ही नहीं करना, इग्नोर कर देना है। तो ये माइनस वी नोड नहीं है, इसको आपने लेना प्लस ही है। तो बच्चे पी पी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2 वी नोड। ये ऑब्जेक्टिव आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट होगा तो क्या होगा, 2 आई नोड। बात समझ आ रही है। सिमेट्रिक वेव में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। फॉर करंट 2 आई नोड, क्योंकि चैप्टर 16 में वोल्टेज और करंट का एक ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम, साइन वेव। और बच्चे साइन वेव ये जो मैंने आपको बनाई है ना, ये वेव जो दिखाई गई है, ये मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कैसे आई है, आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें।
इस वेव को साइन वेव कहते हैं। दिस वेव इज कॉल्ड साइन वेव। बस, और साइन वेव ये ट्राइंगल वेव भी बन सकती है, स्क्वायर वेव भी बन सकती है। तो साइन वेव ही हम क्यों लेते हैं मैं आपको बताऊं। वी यूज साइन वेव फॉर बिकॉज साइन वेव प्रोड्यूस द लीस्ट डिस्टर्बेंस। साइन वेव डिस्टर्बेंस कम पैदा करती है सर्किट के अंदर, और इसके लिए डेरिवेटिव कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है हमारे लिए। वरना ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इसकी शक्ल ट्राइंगल शेप की भी हो सकती है, स्क्वायर शेप की भी हो सकती है। साइनोसाइडल ही क्यों? बिकॉज साइनोसाइडल सिग्नल प्रोड्यूस द लीस्ट डिस्टर्बेंस इन द सिग्नल। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल जी ये एमसीक्यूज है। अगर कोई आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर पेपर में कोई पूछ ले कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, तो एग्जाम्पल बच्चे ज़रा कोट कीजिएगा आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कुछ इस तरह की वेव आ गई है, ठीक है। ये है जी 5V नोड, और ये है बच्चे -2V नोड। ये कोई इस तरह का सिग्नल आ गया है, पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है। और मैं आपसे कहता हूँ जी फाइंड द पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फिर आप क्या करेंगे? याद आया? सम ही करना है, जमा ही करना है, सिर्फ नेगेटिव को इग्नोर कर दे। तो आप लिखेंगे पी वैल्यू इज, हाँ जी, पॉजिटिव पी कितनी है 5V नोड, नेगेटिव पीक 2V नोड, माइनस नहीं, वी ऑलवेज यूज पॉजिटिव साइन, 2V नोड। तो 5 और 2 7V नोड आंसर आ जाएगा जी इसका। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा भी दिया। अगर करंट होगा तो I नोड लिख देंगे, कॉन्सेप्ट सारा सेम यही है बच्चे, आप इसको नोट करें। फिर हम RMS वैल्यू पढ़ते हैं, शाबाश। जी बेटा, अब आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ ली, पीक वैल्यू पढ़ ली, और पीक टू पीक वैल्यू पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, विच इज आल्सो कॉल्ड RMS वैल्यू एंड विच इज आल्सो कॉल्ड विर्चुअल वैल्यू। विर्चुअल कहते हैं फर्जी, ठीक है, ख्याली। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। तो इसके 2-3 नाम है, विर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, और RMS तो उसका शॉर्ट एब्रीवेशन है रूट मीन स्क्वायर का। चलें जी, आइए फिर शुरू करते हैं। बच्चे एक बात तो आपने ज़हन में रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका मैं ग्राफ भी आपको समझाऊंगा और प्रूफ भी। इस टॉपिक को ना हम उल्टा पढ़ेंगे। भला वो कैसे? पहले मैं वैल्यू लूंगा और उस वैल्यू का हम लेंगे स्क्वायर। ये मैं एरो बना रहा हूं, जरा आप तवज्जो करें। मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, वैल्यू का क्या लूंगा? स्क्वायर, स्क्वायर का मीन, और मीन का फिर रूट लेंगे। रूट कहते हैं जजर को, और मीन मतलब एवरेज वैल्यू। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे। आप जरा इसको इस तरह एरो लगा लेने आपने, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट का R, मीन का M, स्क्वायर का S, RMS वैल्यू भी इसको कहते हैं। इसको उल्टा पढ़ना है, पहले वैल्यू, वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन, मीन का रूट। ओके हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं मैं, जरा तवज्जो करें। पहले तो मैं ये बताता हूं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। बच्चे याद रखें, जब हम एक साइनोसाइडल सिग्नल की एवरेज वैल्यू लेते हैं ना, वो आती है 0। अभी हम ग्राफ की मदद से समझते भी हैं। एवरेज करंट की वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं तो वो तो 0 नहीं आती। मैंने इसको लिखा है, ये आप लोग MCQs नोट करेंगे बेटा, ये MCQs आता है। द AVG का मतलब है एवरेज, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। ये MCQs आपने नोट कर लेना है। किसी भी साइनोसाइडल कर्व की जो एवरेज वैल्यू होती है ना, उसका जो करंट है वो 0 है। करंट तो 0 है, लेकिन पावर 0 नहीं है। बच्चे कहते हैं सर पावर का एक फार्मूला ये भी तो होता है ना, P = VI। वो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये भी तो पावर का ही फार्मूला, P = I²R। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि एवरेज वैल्यू करंट की 0 है, और कोई बंदा ऐसा समझे कि यार करंट की वैल्यू तो 0 है, और वो सर्किट को हाथ लगा दे, उससे भला करंट लग जाए, क्योंकि आपका मीटर तो शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू 0 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? लेकिन जब वो हाथ लगाएगा उससे करंट लग जाएगा, ये तो फिर धोखा हो गया। तो हम एवरेज वैल्यू यूज नहीं करेंगे, इसी का अल्टरनेट एक वैल्यू यूज करेंगे जिसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल।
एक कंप्लीट साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की जो इफेक्टिव वैल्यू है ना, जिसका कोई असर भी है, ऐसी वैल्यू को आरएमएस वैल्यू कहते हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इसका ग्राफ, और याद रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं भला बताएं? एसी मीटर, एम मीटर जिसको आप कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट मीटर। लेकिन बच्चे मसला पता है क्या है, जब आप एसी मीटर लगाएंगे ना सर्किट के अंदर, तो उसकी वैल्यू तो वो तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा करंट की। आप सर्किट के अंदर मीटर लगाएंगे, वो उसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट कर रही होगी, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप मसला समझ रहे कहां पे आ रहा है? एसी मीटर आप यूज नहीं कर सकते। क्यों भला? एसीएम मीटर, वी कैन नॉट यूज एसीएम मीटर। क्यों भला? क्योंकि जो एसीएम मीटर है ना, जो करंट को मेजर करता है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करता है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लम्हा बा लम्हा चेंज होती जाएगी। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप देखेंगे करंट 2 एम्पेयर, अगले ही लम्हे 3 एम्पेयर, फ्लक्चुएट कर रही है ना करंट की वैल्यू। तो प्रॉब्लम को समझे कहां पे है? एसीएम मीटर यूज नहीं कर सकते। भला क्यों? क्योंकि एसीएम मीटर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है। और फिर आपकी बुक वाला कहता है वी यूज अ डीसीएम मीटर, वी यूज अ डीसीएम मीटर। अब इधर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर डीसीएम मीटर कैसे? आप तो चैप्टर का नाम तो अल्टरनेटिंग करंट है। जरा समझे, ये जो डीसीएम मीटर है ना, अब इसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एसीएम मीटर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है, जो कि लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। हम एसीएम मीटर की जगह पे मैं क्या लगा देता हूं? डीसीएम मीटर। डीसीएम मीटर क्या करता है? जब मैं मीटर लगाता हूं ना डीसीएम मीटर, तो वो तो भाई मुझे करंट 0 देता है। याद रखेंगे, डीसीएम मीटर करंट की एवरेज वैल्यू लेता है, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव। मैं इधर साथ साथ ग्राफ भी ड्रा करना शुरू करता हूं, जरा तवज्जो करें, यह ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी? ये मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, बच्चे जरा तवज्जो करें। 0 से शुरू होगा, ये वोल्टेज है या करंट है, आप किसी के लिए भी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और फिर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों एक जैसी ले लें आप। इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ओके हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा ग्राफ। अच्छा, लेकिन अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहां तक ये कंप्लीट साइकिल है, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं डीसीएम मीटर लगाता हूं ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जब इसका एवरेज वैल्यू लेंगे ना हम पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो एवरेज वैल्यू तो 0 आएगी। लेकिन हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर लगा जो बल्ब है वो तो रोशन है, करंट 0 है, पावर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने करंट नहीं लेना, फिर इसका मतलब हम कोई अल्टरनेट काम करेंगे। हम करंट का स्केयर लेंगे। हम करंट का क्या लेंगे? स्केयर। स्केयर लेने से क्या होगा? स्केयर लेने से नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर ये 0 है, ठीक है, ये करंट की वैल्यू 0 है इधर, तो इधर फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे हो जाएगी आई नोड। ये ग्राफ भी मैं साथ साथ ड्रा करूंगा और इसका प्रूव भी करूंगा। प्रूव स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चे हम? स्टेप नंबर 1 जरा आप तवज्जो करें। मैं लूंगा जी मिनिमम करंट की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई नोड है। अब यहां से आपने बड़ी ही तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, क्योंकि मैं प्रूव भी शुरू कर दिया और ग्राफ भी। मैंने कहा था ना इसको हम उल्टा पढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? वैल्यूज लेनी है। वैल्यू ले ली मैंने, 0 और आई नोड। 0 का मतलब है करंट की वैल्यू 0 है, आई नोड का मतलब है मैक्सिमम है। ओके हो गया? अच्छा, दूसरा काम क्या था? वैल्यू के बाद हमने क्या करना है? स्केयर लेना है। तो स्केयर लें जी अब। अच्छा बच्चे, अब यहां पर आपने बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनना है, बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है। जब आप इसका स्केयर लेंगे ना, जब आप इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर लेने से ये कर्व नीचे से शुरू होती है, यहां से, यानी कि ये कर्व नीचे से शुरू हो रही है। अच्छा जी,
अब आपने ना इस बात को बड़ी गौर से सुनना है। ये करंट की वैल्यू 0 है, इधर हो जाएगी 0.1 एम्पेयर, 0.2, 0.3, 0.4, यानी कि एकदम से 1 नहीं होगी, पॉइंट की शक्ल में इसकी वैल्यू बढ़ रही है। आप मेरी बात समझ रहे? स्केयर देखे ना, स्केयर लेने से आंसर बड़ा आता है ना। 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, स्केयर लेने से तो आंसर बड़ा आता है। अगर स्केयर लेने से आंसर बड़ा आता है तो ये फिर रेड वाली लाइन तो ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि आंसर तो बड़ा आना चाहिए। बेटा ये बात आप जहन में रखिएगा कि 1 से छोटी, ये बात आपने साइड पे लिख लेनी है। मैं मिसाल देता हूं आपको, ये जरा तवज्जो करें। 1 से छोटी देखे ना 0.5 है, इसका स्केयर लेंगे क्या हो जाएगा 0.25। ये मैं बताना पता क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि स्केयर लेने से ये जो रेड वाली लाइन है मैंने ऊपर से शुरू क्यों नहीं की। देखे ना ये लाइन रेड वाली नीचे क्यों आई है। बेटा इस चीज का भी कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे ही नहीं है कि स्केयर लेने से ये जो रेड वाली लाइन है नीचे बनाई, क्यों, उसकी वजह बता रहा हूं। 0 के बाद आ गया 0.1, 0.2, स्केयर लेने से आंसर छोटा आ गया। बच्चे पूछते सर स्केयर लेने से तो आंसर बड़ा आता है। ओ भाई जरा ठहरें, सब्र करें। 1 से छोटी, ये बात आप साइड पे लिख लें, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, 1 से छोटी की कौन कौन सी होंगी, 0.3, 0.4, 0.9 तक। ये मैं लाइन जो बोल रहा हूं आपने लिख लेनी है साइड पे। 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्केयर लेने से आंसर बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाता है। 1 से छोटी, मैं मिसाल दे रहा हूं, 0.5 का स्केयर लें 0.25, ये तो छोटा आ गया। 0.9 का स्केयर क्या होगा, 0.9 का स्केयर 0.81। अब देखें ना स्केयर लेने से तो आंसर बड़ा आता है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, ये तो छोटा आ गया। बेटा यही वजह है कि ये जो रेड वाली लाइन है ना, जब मैंने शुरू की है ये मैंने ब्लैक से नीचे बनाई है, यानी कि यहां तक 0.9 तक स्केयर लेने से आंसर छोटा आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इस चीज का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि स्केयर लेने की वजह से रेड वाली लाइन ब्लैक से नीचे क्यों है। उसकी वजह ये जो कर्व है ना, इतनी, ये 1 से छोटी वैल्यूज है, और 1 से छोटी वैल्यूज का स्केयर लेने से आंसर बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप 1 से ऊपर जाएंगे ना, 2 का स्केयर 4, तो अब आपने देखा कि रेड वाली लाइन ब्लैक से ऊपर हो गई है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का 16, अगर ये 4 है वैल्यू तो ये फिर 16 होगी। मिसाल दे रहा हूं, अगर ये आई नोड है तो ये क्या हो जाएगा, आई नोड का स्केयर। अगर ये आई नोड है तो ये आई नोड का स्केयर। इसका मतलब अगर ये 4 एम्पेयर है तो ये 16 एम्पेयर है, यानी कि रेड वाली लाइन ब्लैक से ऊपर है। क्यों, स्केयर लेने से आंसर बड़ा हो गया। लेकिन इधर देखिए रेड वाली लाइन नीचे है, क्योंकि 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है उनका स्केयर लेने से आंसर बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाता है। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, इसलिए अब फिर इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी है। आगे चलते हैं जी। पॉजिटिव का स्केयर बड़ा हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज का स्केयर लेने से वो भी टर्म क्या हो जाती है, पॉजिटिव। देखिए ना नेगेटिव का भी स्केयर क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का तो फिर पॉजिटिव है ही ना। ले जी, ग्राफ बन रहा है साथ साथ, बड़ी तवज्जो करते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिया, वैल्यूज, वैल्यूज का क्या लिया, स्केयर। देखिए ना 0 का स्केयर तो 0 ही आना था। आई नोड का स्केयर क्या हो गया, आई नोड का आई नोड स्केयर। तो स्टेप नंबर 2 देखें जी। स्टेप नंबर 1 में हमने वैल्यूज ली, स्टेप 2 के अंदर हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। 0 का स्केयर और आई नोड का स्केयर। याद रखेंगे ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। स्टेप नंबर 1 में वैल्यूज ली, ये मैं प्रूव कर रहा हूं साइड पे, वैल्यूज का स्केयर लिया। अब तीसरा काम क्या है, इसका मीन लेना है। मीन, मीन को कहते हैं एवरेज। यानी कि स्टेप 3 में हम क्या करेंगे बच्चे, स्टेप 3 के अंदर हम इसका लेंगे मीन। तो मीन वैल्यूज कैसे लेते हैं बच्चे, जितनी वैल्यूज हों उनको जमा करें। 0 का स्केयर प्लस आई नोड का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, जितनी वैल्यूज हैं उनको जमा करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। अगर 3 होती तो 3 से डिवाइड करते। ये मैं मीन ले रहा हूं,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, आई नोड का स्क्वायर ओवर 2। लें जी, ये मीन आ चुका है। मतलब इसका क्या है, आई नोड का स्क्वायर ओवर 2। मतलब अगर आई नोड, ये देखें आई नोड का स्क्वायर है ना, ये 16 है, इसको 2 से डिवाइड करें, 16 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। यानी कि मीन लेने से हम इन दोनों के हाफ तक पहुंच जाएंगे। यानी कि आपकी जो मीन वैल्यूज है ना, वो मैं कह सकता हूं कि ये आ रही है। इसको मैं लिखता हूं, पहले स्क्वायर लेने से वैल्यू बड़ी होगी, अब मीन लेने से नीचे आ जाएगी, आई नोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन मीन की है। वैल्यूज ली, मिनिमम मैक्सिमम, वैल्यूज का स्क्वायर लिया, स्क्वायर का मीन लिया है, आखिरी स्टेप रह गया है, स्टेप नंबर 4। अब क्या करेंगे, आखिरी स्टेप है जी, स्टेप नंबर 4 में उस मीन का रूट लेंगे, रूट जजर। तो आइए फिर क्या आएगा जी, आई आर एम एस किसके इक्वल आएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसका रूट ले लें बच्चे, आई नोड का स्क्वायर ओवर 2, रूट ले लें, क्या आ जाएगा, आई नोड स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल ओवर अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है बेटा, इसको नोट करें, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोड ओवर अंडर रूट 2। तो ये है वो स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज, मैं इधर साइड पे लिख देता हूं, आप लोग तवज्जो करें। यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोड ओवर अंडर रूट 2। इस फार्मूले को आप गौर से देखेंगे, यही फार्मूला हमारे एक्सरसाइज के पहले शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होगा, यही फार्मूला न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोड ओवर अंडर रूट 2। बच्चे 1 ओवर अंडर रूट 2 करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.707 आई नोड। सिमिलरली इसी तरह करंट वोल्टेज का भी आ जाएगा, यानी कि करंट और वोल्टेज सेम है ना, आप बस आई की जगह पे वी लिख दें, बाकी सारा तो सेम है। तो ये आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नोड। बात समझ आ रही है। तो आई आर एम एस बेशक वी आर एम एस, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, 0.707 का मतलब पता क्या है, 70%। ये एमसीक्यूज नोट कीजिएगा, 0.7 यानी कि 1 से तो छोटा ही है ना ये देखें, अगर ये आई नोड मैक्सिमम है, इससे नीचे देखें ये 1 है, तो इससे नीचे क्या होगा 0.9, उससे नीचे 0.8, उससे नीचे 0.707, यानी कि इस पॉइंट तक। तो ये है आपके पास 0.707 आई नोड, यानी कि बिल्कुल 0 और आई नोड से थोड़ा सा नीचे, सेंटर में नहीं, सेंटर में तो 0.5 हो जाएगा। तो बच्चे ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, ये जो डॉटेड लाइन है यही आरएमएस की वैल्यू है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और याद रखेंगे आरएमएस वैल्यू अगर 7 एम्पेयर है, ये जो रूट, अगर आरएमएस वैल्यू नोट, मैं इधर लिख रहा हूं नोट के अंदर, यानी कि इफ एसी आरएमएस है 7 एम्पेयर, तो डायरेक्ट करंट भी 7 एम्पेयर, विच इज द सेम इफेक्ट। इसका फायदा पता क्या है, यानी कि रेजिस्टर के अक्रॉस अगर 7 एम्पेयर का करंट है, जो इफेक्ट 7 एम्पेयर डायरेक्ट करंट का है ना, जो इफेक्ट 7 एम्पेयर डीसी का है, सेम इफेक्ट 7 एम्पेयर आरएमएस वैल्यू का भी होगा। यानी कि ये 0.707 ये रूट मीन स्क्वायर है, यानी कि ये एवरेज का अल्टरनेट है। पता क्या है, डीसी एमीटर तो आपको बताता है एवरेज वैल्यू, और एवरेज तो 0 है। और कोई बंदा सर्किट को हाथ लगाए उसे तो करंट पड़ जाएगा, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। फिर हमें कोई अल्टरनेट हल भी तो निकालना है ना, बस फिर हमने इसीलिए एवरेज नहीं बल्कि आरएमएस वैल्यू को यूज करेंगे। तो बच्चे ये था इसका प्रूफ और ये इसका ग्राफ। तो याद रखेंगे 7 एम्पेयर एसी आरएमएस का जो इफेक्ट है,
द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस DC 7 एम्पेयर। बच्चे इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, ग्राफ को भी और प्रूफ को भी। मैं इसका जूम आउट व्यू भी दे देता हूँ। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर नंबर 16 का। नेक्स्ट में आपको फेज लैग और लीड दोनों के बारे में फ़र्क बताऊंगा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 आइंदा आने वाले लेक्चरों में हम कवर करते रहेंगे। लेक्चर के बारे में फीडबैक देना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।